गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। और कल हमने पढ़ा था क्या, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स जिसमें बनते थे और उसकी उसी के बेसिस पे उसका टाइट्रेशन होता था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक क्या, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में सिंपल सा अगर समझो तो रिडॉक्स होता है दो, ये चार पांच अक्षर, हाँ ये हुआ ना। एक आपका ये आर ई डी का मतलब हो गया सीधा रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक तो रिडक्शन होगा इसमें, दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है आपके। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन इज टाइप ऑफ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन जो आपका है वो एक टाइप है टाइट्रेशन का, जो कि बेस्ड होता है आपका रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन पे, और जो कि होता किसके बीच में है, तो बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेट, मतलब जो आपके एनालाइट और टाइट्रेंट होते हैं उनके बीच का जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो आप कहते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन रेफर्स टू अ लेबोरेटरी मेथड टू डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन by carrying out a redox reaction between the analyte and the titrate। सिंपल सा इसका कहना है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन जो आपके होते हैं वो जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन वगैरह के लिए होते हैं। अगर आपको एनालाइट का कंसंट्रेशन पता करना हो तो उसके लिए आप रिडॉक्स टाइट्रेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा किसके बीच, तो आपके एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच, दोनों के बीच में आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर कहता है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑफन नीड्स रिडॉक्स इंडिकेटर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए आपको इंडिकेटर भी चाहिए और पोटेंशियोमीटर भी चाहिए, ताकि जो आपका वो रिएक्शन कंप्लीट हो उसको वो बता सके कि हाँ अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। कि इंडिकेटर का काम तो यही होता है ना, इंडिकेट करना कि आपका रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इसी से बनता है आपका रिडॉक्स। ठीक है, तो मतलब अब रिडॉक्स टाइट्रेशन या रिएक्शन जहां भी आए, मतलब सिंपल सा कहना है कि वहां पे आपका रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इधर एक बार ये फिगर देख लेते हैं हम, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और रिडक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, तो ये दो आपका प्रोसेस है, ये जो ऊपर वाले आपके हैं वो आपके ऑक्सीडेशन के हैं, और ये नीचे वाले आपके रिडक्शन के हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, लॉस होगा, और इसमें आपका गेन होगा, मतलब इसमें आपका नुकसान, इसमें आपका फायदा। ठीक है, तो अब इसने लिया है कि दो लिया, ए और ए। ठीक है, यहाँ पे आप जब प्रिंसिपल देखोगे इसका तब आपको पता चलेगा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कहने का मतलब आपका सिंपली है कि जो आप इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस होगा उसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीडेशन के स्टेट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये ए है और ये है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे ले लो बी है प्लस बी है, यहाँ पे आपका गेन हो रहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, और जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वो लेगा। तो जो ले रहा है उसको गेन हो रहा है, और जो दे रहा है उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा कहता है आपका कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोरेस्पेंडिंग डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या कहता है आपका कि जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन में के स्टेट में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो कम है, इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन है, और जहाँ पे आपका लॉस था वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जिसको हम आपका जिसको कह सकते हैं, मतलब कि अगर गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सिंपली है समझो, और डिक्रीज हो रहा है किसके, ऑक्सीडेशन के स्टेट में, वो जो रिएक्टेंट आपका कहलाएगा वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, वहीं जस्ट इसके अपोजिट अगर हम ले लेते हैं कि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन का स्टेट, तो वो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंस कंटेनिंग एन
एटम और आयन विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा कहना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपके एटम और आयन्स होते हैं, एटम और आयन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब कि सक्षम होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट हो गया आपका, K2 CrO7 पोटासियम क्रोमेट हो गया, आयोडाइड हो गया आपका, और आपका पोटासियम आयोडेट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। क्यों? क्योंकि तीनों के ही पास क्या है आपके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के पोटेंशियल है कि हाँ इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करेगा तो वो एक्सेप्ट कर सकेंगे, ठीक है। फिर है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंस कंटेनिंग एटम और आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई है जो डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा मतलब लूज करेगा, तो जो रिडक्शन में होता है वो आपका लूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होगा उसको आप रिडक्शन रिएक्शन कहोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो FeCl2, ठीक है, फेरिक क्लोराइड आपका हो गया, उसके बाद ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, Na सोडियम हाइड्रोजन बोल सकते हो आप, लिथियम हो गया, फिर आपका ये क्या कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोजन। तो ये सारे चीज़ें जो हो गया वो आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। क्या FeCl H2S NaH LiH LiAlH, उसके बाद आपका CaH2। तो ये सारे क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, मतलब डोनेट करने का काम करेंगे, और जो आपका ऑक्सीजन वाला होगा वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अब है आपका डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब देखो हर एक टाइट्रेशन में क्या होता है ना कि एंड पॉइंट आता है, और उसको जो आपका क्या है उसको पता करने के लिए कि हाँ अब हमारा एंड पॉइंट आया है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जैसे हमने अलग अलग में देखा, प्रेसिपिटेशन में देखा, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में देखा, नॉन एक्वस में देखा, एसिड बेस में देखा, इन सारों में हमने देखा कि अलग अलग इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैसा भी उनका अपना है उसके हिसाब से। तो इसमें भी आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी अलग अलग इंडिकेटर्स यूज होंगे ताकि रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है उसको हम पता कर सके, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले है सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि खुद ही वो मार्क कर देंगे कि हाँ हमारा एंड पॉइंट रिएक्शन का अब आ गया। तो पढ़ते हैं इसमें, इट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस which can mark the end point of titration or any other reaction along with self precipitation participation in the reaction, ठीक है। मतलब खुद ही वो बता दे कि हाँ हमारा जो रिएक्शन का एंड पॉइंट है टाइट्रेशन का ये वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक तो ये हो गया खुद पार्टिसिपेट करे और खुद ही इंडिकेटर का काम भी खुद करे, ठीक है। फिर कहता है कि आपका जैसे कि एग्जाम्पल में होगा I2 आपका आयोडाइड, उसके बाद KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट हो गया आपका। तो ये दोनों जो है वो सेल्फ इंडिकेटर का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर, ठीक है, जो बाहर से आप एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हो। जैसे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। ये जो होते हैं आपके इंडिकेटर वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसको आप ऊपर से डाल रहे होते हैं। मान लो कि आपका रिएक्शन चल रहा था, उसके बाद आप इसको इसमें ऊपर से ऐड करते हो, रिएक्शन के अंदर ये नहीं होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब जैसे एग्जांपल में आ गया फिनोबार्बिटोन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों ही आपके क्या है एक्सटर्नल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स हो गए। क्या क्या फिनोबार्बिटोन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों इंडिकेटर आपके एक्सटर्नल के हो गए। फिर जो आपके सेल्फ इंडिकेटर थे उसमें आयोडाइड हो गया और पोटासियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आपका है इंटरनल इंडिकेटर, ठीक है। तो इंटरनल इंडिकेटर्स में आ गए इंटरनल इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस व्हिच हैव डिफरेंट कलर्स इन देयर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब कि कहता है कि इंटरनल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास अलग अलग कलर्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो या रिड्यूस्ड हो, ठीक है। दोनों ही फॉर्म में उनके कलर जो होंगे वो डिफरेंट कलर होंगे।
फिर कहते हैं द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन होगा आपका रिवर्सिबल होगा। मोस्ट ऑफ द इंटरनल इंडिकेटर्स आर डाइज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विच आर कलरलेस। ठीक है, कहता है कि बहुत सारे जो इसमें इंडिकेटर्स होंगे वो आपके डाइज होंगे, ठीक है, और जो रिड्यूस फॉर्म्स के होंगे वो कलरलेस होंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लो आपके मिथाइल ब्लू और स्टार्च, ठीक है, ये दोनों आपके हो गए एग्जांपल किसके, इंटरनल इंडिकेटर के। ठीक है, तो तीनों आपने पढ़ लिया। पहला सेल्फ इंडिकेटर था, सेल्फ इंडिकेटर में आपका आ गया था क्या, आयोडाइड और आपका पोटासियम परमैंगनेट आ गया। फिर दूसरे में आया आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर में आपके आ गए फिनोबार्बिटोन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिर आपका हो गया इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर में क्या हो गया आपका मिथाइल ब्लू और आपका स्टार्च। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, कि कितने तरह के आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका आइडोमेट्री। ठीक है, आइडोमेट्री में कहता है कि आइडोमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू एन इनडायरेक्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग आयोडीन एज द इंटरमीडियरी। ठीक है, कहता है कि जो आइडोमेट्री आपका होता है टाइट्रेशन, उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन जो होता है उसको पता करते हैं। कैसे, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस का यूज़ करके, जिसमें हम आयोडीन को इन्वॉल्व करेंगे, कैसे, एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया आइडोमेट्री में कि अगर हमको जो है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन पता करना है तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट प्रोसेस का यूज़ करने के साथ साथ उसके साथ में हम आयोडीन को मिलाते हैं, आयोडीन को एज अ इंटरमीडिएट लेते हैं, तब जाके हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया आयोडीमेट्री। ठीक है, आयोडीमेट्री में क्या हो जाएगा, When an analyte that is a reducing agent, अब देखो ऊपर में ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें आपका आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब एक एनालाइट जो होता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन, द मेथड इज कॉल्ड आयोडीमेट्री। अब देखो आयोडोमेट्री में जो था वो आपका क्या था, इनडायरेक्ट था, लेकिन जो आपका आयोडीमेट्री में है वो आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन है, किसके साथ, तो आयोडीन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको टाइट्रेट कर लोगे, किसमें होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट में होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, जस्ट आयोडोमेट्री के अपोजिट। आयोडोमेट्री में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन पता कर रहे थे, यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को डायरेक्टली टाइट्रेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। किसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, आयोडीमेट्री। और इसमें याद रखना ऊपर वाला जो अगर आयोडो में इनडायरेक्ट यूज हो रहा है तो इसमें डायरेक्ट होगा। ठीक, जस्ट अपोजिट। अब आ गया ब्रोमोमेट्री। ठीक है, ब्रोमोमेट्री में क्या होगा, सिंपल सा, जहाँ पे भी ब्रोमो आ जाए मतलब ब्रोमीन का यूज हो रहा है। ठीक, तो कहता है कि द टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ब्रोमीन इन प्लेस ऑफ आयोडीन। देखो जहाँ हम आयोडीन का यूज कर रहे थे वहाँ पे हम ब्रोमीन का यूज करोगे, किसमें, तो ब्रोमोमेट्री अगर है तो उसमें हम ब्रोमीन का यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो ब्रोमीन करेगा। ठीक है, आपका उसके बाद सेरीमेट्री आ गया, तो वही सिर्फ ले लो कि सेरीमेट्री आया तो सेरिक हो गया, सेरिक सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग सेरिक सल्फेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉल सेरीमेट्री। अब जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, सेरिक सल्फेट इन्वॉल्व होगा टाइट्रेशन में, उसको हम सेरीमेट्री टाइट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब हो गया परमैग्नोमेट्री। और मैग्नोमेट्री में भी वही होगा क्या कि टाइट्रेशन होगा, टाइट्रेशन मेथड इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ किसका, तो पोटासियम परमैंगनेट का यूज होगा, कैसे होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब हो गया डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री भाई वही होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे, किसके लिए, तो एसिडिक, देखो क्या कहते हैं, टाइट्रेशन विद पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। पोटासियम टाइट्रेट करेंगे किसको, पोटासियम किसके साथ, पोटासियम डाइक्रोमेट को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल के हम उसको टाइट्रेट कर लेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डाइक्रोमेट्री। अब देखो आइडो में सिंपल सा याद रखना, इनडायरेक्ट प्रोसेस प्लस में ऑक्सीडाइजिंग के लिए, उसके बाद उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक, आयोडीन में डायरेक्ट प्रोसेस के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन यूज होगा। ठीक,
फिर तीसरा था ब्रोमोमेट्री। ब्रोमोमेट्री में क्या होगा, आयोडीन के जगह पे आप क्या लोगे, ब्रोमीन ले लोगे, ठीक। वहीं पे सेरीमेट्री में हो गया कि सेरीमेट्रिक सेरिक सल्फेट का यूज करके आप सेरीमेट्री, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सेरिक सल्फेट के साथ टाइट्रेशन करवाते हो तो उसको आप सेरीमेट्री कहोगे, ठीक है। वहीं परमैग्नेटोमेट्री कर रहे हो तो परमैग्नेटोमेट्री में आप क्या लोगे, पोटेशियम परमैंगनेट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके टाइट्रेशन करवा रहे हो तो उसमें भी आपका वही होगा। फिर डाइक्रोमेट्री में तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक सॉल्यूशन में लेके हम टाइट्रेट करवा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो रिडॉक्स टाइट्रेशन था उसका आपका एप्लीकेशन क्या था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन दैट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो आपको अगर अननोन सॉल्यूशन को आप पता करना, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट में हो, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका इट प्रोवाइड्स फार्माकोपियल मेथड्स फॉर ऐसे अनफॉर्मुलेटेड ड्रग्स एंड एक्सीपीएस एंड सम फॉर्मुलेटेड ड्रग्स, ठीक है। ये जो है आपका एक मेथड, सब कुछ का ऐसे का मेथड बताता है आपको, चाहे वो अनफॉर्मुलेटेड ड्रग हो चाहे वो फॉर्मुलेटेड ड्रग हो, दोनों में ही आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन ड्रग सिंथेसिस। जब आप कोई ड्रग सिंथेसिस करते हो उसमें जो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन करते हो तो इसमें भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो फाइंड देयर एप्लीकेशन इन सैनिटाइजिंग वाटर एंड ब्लीचिंग मटेरियल। जो आपके सैनिटाइजिंग वाटर होते हैं या ब्लीचिंग मटेरियल होते हैं उसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक यूज अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शन का यूजेस, टाइप्स और रिडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो और उसमें कौन कौन सा इंडिकेटर यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में। थैंक